हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ देव एंड वेलकम टू बी लर्निंग प्लेटफॉर्म। हम इस सेशन में बात करेंगे भारत में कृषि में जो सुधार हुए हैं और जो भी लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं उससे संबंधित चीज़ों को देखा जाएगा। आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक जो भी सुधार हुए हैं, भारत सरकार द्वारा जो सब्सिडियाँ दी जाती हैं और कई तरह की योजनाएं बनाई गई हैं, है ना, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, है ना, स्वामित्व योजना, कई तरह की योजना है उसके बारे में बात की जाएगी। और सरकार द्वारा हमारे किसानों को एमएसपी वगैरह जो सब्सिडी है, सब्सिडी वगैरह दी जाती है कई तरह से, प्रत्यक्ष तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से। और किसानों की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए जाते हैं सरकार के द्वारा, उसके बारे में भी पढ़ा जाएगा, है ना। और कृषि जो है, आप जानते ही हैं कृषि का क्या वैल्यू है हमारे भारत की इकोनॉमी में, और भारत की इकोनॉमी में कृषि जो है क्या योगदान देता है लोगों के रोज़गार के लिए। भारत में गरीबी, आप जानती हैं कि कितनी स्थिति बदतर है गरीबी को देखते हुए कुछ जगहों पे, उसमें कृषि का अच्छा योगदान होता है। कोई एक व्यक्ति अपनी कृषि के आधार पर ही अपनी रोजी रोटी पूरा करता है। तो इस पूरी चीज़ों को एक बार अच्छे से देखा जाएगा और आपको शुरू करूँगा आज़ादी से पहले से लेके और लास्ट तक देखा जाएगा। और कोशिश करूँगा कि जो फैक्ट्स है उसको भी कराया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट सेशन में, और एक कहानी के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश की जाएगी इस सेशन में। तो शुरू करते हैं। देखिए, आज़ादी के पहले अगर हम जाएं तो जब भारत में अभी कॉलोनियल व्यवस्था थी देश के अंदर, है ना, अंग्रेज़ों का शासन था, उससे ही पहले अगर जाएं तो आप देखेंगे कि कृषि जो है ये आज की नहीं है, या अंग्रेज जब आए तब कृषि भारत में थी, ऐसा नहीं है, है ना। कृषि स्टार्ट हो चुकी थी हमारी सिंधु सभ्यता में। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास पढ़ेंगे, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे सिंधु सभ्यता आप पढ़ेंगे। तो सिंधु सभ्यता में ही हमें सबूत मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं चावल के, और कई तरह के अनाज के साक्ष्य मिलते हैं, है ना। तो कृषि उस समय ही मौजूद थी। तब से लेकर कृषि ही जो है भारत में अ, फली फूलती रही। और आज अब ये परिणाम ये है कि आज वर्तमान में भी भारत की जितनी जनसंख्या है उसमें 50% से ज़्यादा का योगदान है कृषि में, है ना, लोगों का रोजगार के आधार पे। तो भारत में जो है अंग्रेजों जो पश्चिमी सत्ता थी, पश्चिमी देश थे, ये कैसे इधर आकर्षित हुए। तो आप जानते हैं भली भांति, आपको आप परिचित होंगे इस चीज़ से कि भारत में जो है मसाले की ज़्यादा खेती की जाती थी, है ना। तो मसाले यहाँ के सबसे फेमस थे हमारे यहाँ देश में। तो यहाँ से जो जो यूरोपीय व्यापारी था वो आते थे, यहाँ से ले जाते थे व्यापारी, और वो ले जाके पश्चिमी देशों के बाज़ार में बेचता था। तो उससे काफ़ी मुनाफा होते थे। तो ऐसे जो है पश्चिमी सभ्यता, जो पश्चिमी देश हैं, वो जानने लगे कि भारत एक देश है। तो ये अब हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो ये आप तो भली भांति जानते होंगे, पढ़े होंगे, या नहीं है तो आप पढ़ेंगे तो जान जाएंगे, है ना। हिस्ट्री की क्लास जब चलेगी तो इसमें आप पढ़ेंगे। तो ह- जब अंग्रेज़ों का शासन हुआ देश में, तो कृषि से संबंधित कोई खास सुधार नहीं किया अंग्रेज सरकार ने। अब सुधार कैसे किया? सुधार तो हुए बहुत, लेकिन उसमें फ़ायदा सिर्फ सरकार की थी, है ना। ऐसा नहीं था कि सरकार ने सिर्फ कुछ ऐसे काम भी किए जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिखता भी है कि किसानों की सुधारने के लिए कोशिश की सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो किसानों के लिए काम करना चाहती थी, नहीं। अंग्रेज सरकार चाहती थी कि उसको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो, है ना, जो उत्पादन हो वो ज़्यादा हो, जिससे कि सरकार को, अंग्रेज सरकार को फ़ायदा हो। अब अंग्रेज सरकार को फ़ायदा इससे कैसे होता था? तो अंग्रेज सरकार तो एक तो जो कच्चा माल था उसको ले जाती थी यूरोप में, और वहाँ ले जाके उसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी, और जो भी वस्तुएं बनाए जाते थे वो भारत में लाके बेचे जाते थे। डबल मुनाफा था सरकार को। और दूसरा ये था कि जो खेत पे जो चार्जेस वसूले जाते थे, है ना, तो उससे भी अंग्रेज सरकार को फ़ायदे होते थे। तो भारत में जो है अंग्रेज जब सरकार आई भारत में, तो आपको ऐसा नहीं है कि अंग्रेज सरकार ने कोई अच्छा कदम उठाया कृषि को सही करने के लिए। और जो भी उसने कदम उठाए भी दिखता है कि हाँ कृषि को सही किया या किसानों की स्थिति में थोड़ी थोड़ी बहुत सुधार हुई, तो वो अंग्रेज सरकार ने ये इसलिए किया था कि उसको फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है कृषि के द्वारा जो कच्चा माल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिले, है ना। और दूसरी बात ये कि जो किसानों से जो आय प्राप्त होती थी सरकार को, उसे भी अच्छा खासा फ़ायदा होती थी अंग्रेज सरकार को। तो अब आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले की तो ये स्थिति थी। उस समय देखिए कई तरह की समस्याएं थी।
जैसे कि आपने सुना होगा हिस्ट्री, जब पढ़ते होंगे आप, तो इसमें रैतवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था, ये सब सारी चीज़ें हमने देखा होगा। तो जब देश आज़ाद हुआ तो आजाद देश सरकार के पास कृषि संबंधित कई तरह की समस्याएं थी। उसमें मत प्रमुख समस्याएं थी, दो प्रकार की समस्या तो ऐसे ही थी कि एक तो कृषि की स्थिति बहुत अ, अच्छी नहीं थी। पुरानी प्रौद्योगिकी थी, उत्पादन होता नहीं था। दूसरी बात ये कि वैसे लोग थे, अ, उस समय ऐसे किसान थे जिनको जो शिक्षित नहीं थे, तो ये भी समस्या थी, है ना। इसके अलावा और भी समस्या क्या थी कि वे लोग अ, अच्छे से नहीं जानते थे कि हम कृषि से संबंधित क्या कदम उठाएं जिससे उत्पादन क्षमता बढ़ जाए। ये समस्या थी। इसके अलावा किसानों का शोषण अत्यधिक था। अंग्रेज तो चले गए, लेकिन जो व्यवस्था वो बना गए थे देश के अंदर, वो तो बरकरार थी देश के अंदर, है ना। जमींदारी व्यवस्था थी, जमींदारी आपने सुना होगा, शोषण किए जाते थे किसानों का। गरीब किसान, जो किसान था गरीब थे। किसान किसान का मीनिंग ही बदल चुका था अंग्रेजों के टाइम में। क्या था कि किसान उसको कहते जो खेती करता है, और तो उसके बाद जमीन का टुकड़ा भी होता होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। किसान जो था एक तरह से मजदूर मजदूर हो गया था अपने खेत पे, है ना। खेत उसका था, लेकिन अब वो उसका नहीं रहा। क्यों? क्यों? अब वो जमींदार का हो गया, है ना। और किसान जो है वहाँ पे अब खेती करता है। अब खेती करता है तो उसको मजदूरी मिलती है, तो वो तो मजदूर हो गया, कहाँ किसान रह गया। तो ये समस्या थी। जो जमींदार थे, ऐसा नहीं था कि उनको किसानों का कोई ख्याल रखते हैं, या कृषि से उनको लगता है कि नहीं कृषि से फ़ायदा हो रहा है तो कृषि को थोड़ा सा अच्छा बनाया जाए, प्रोडक्शन क्षमता जो है बढ़ाया जाए। उसके लिए लोग ऐसा नहीं कि वो लोग काम करते थे कि चलो अ, अ, उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ेगी, तो कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए कोई काम किया जाए। तो ऐसा भी सरकार जो है नहीं करती थी, है ना। तो ये भी समस्या थी। तो इन सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। उसमें पहला आपको दिखेगा भूमि सुधार। अब देखिए, कृषि सुधार आपको सिलेबस में पढ़ना है, तो कृषि कैसे सुधार करेंगे भाई? भूमि सुधार होगा तभी तो होगा। कृषि कहाँ करेंगे आप? अगर आपको मान लीजिए गेहूं का उत्पादन करना है, चावल का उत्पादन करना है, तो अब लैंड पे ही तो करेंगे। लेकिन मेन समस्या तो लैंड में ही थी। और जब उत्पादन ही नहीं है, तो कैसे कृषि बढ़ेगा या उत्पादन क्षमता कैसे बढ़ाएंगे आप? तो सरकार ने क्या किया कि पहले उसने काम किया कि चलो एक काम करते हैं कि लैंड रिफॉर्म करते हैं। जो भी देश के अंदर समस्या है, क्योंकि जो जमींदारों के पास जो ज़मीन थी, वो तो सिर्फ किसानों से चाहते थे कि हमें पैसे मिले, या जो अनाज जितना है उसमें पूरा पूरा मुझे मिले, किसानों को थोड़ा ही मिलते थे, और उससे उत्पादन ज़्यादा होता नहीं था। जितने भी अनाज होता था, लोगों में अपना जो है उनका ही भारत की जो जनसंख्या थी, उनके लिए ही पूरा नहीं हो पाता था, है ना। भूखमरी तो इतनी थी क्योंकि अनाज था ही नहीं सरकार के पास, तो सरकार कैसे, है ना, कैसे लोगों के पास बांटे? जैसे जैसे कि सरकार भले योजना बना ही दे, जैसे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत लोगों को राशन वगैरह दिए जाते हैं, लेकिन राशन होगा सरकार के पास तभी तो दिया जाएगा। एक बार आपने देखा होगा कि जब देश के अंदर इतनी समस्याएं आ गई कि लोगों का पेट भरने के लिए सरकार ने यूएसए से, है ना, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से सरकार को अनाज मंगाना पड़ा भारत में, है ना, आयात करना पड़ा। ये समस्या आ गई। तो इन ये सब समस्याओं से निजात पाने के लिए सरकार ने शुरू के पहले कृषि में सुधार करने के लिए सबसे पहले हमें काम करना है कि लैंड रिफॉर्म्स किया जाए। तो सरकार ने लैंड रिफॉर्म्स किया। अब लैंड रिफॉर्म्स कैसे किया सरकार ने? तो सरकार ने क्या किया, इस एक एक करके देखते हैं कि सरकार ने क्या क्या किया इसमें लैंड रिफॉर्म्स के बाद, और लैंड रिफॉर्म्स में क्या क्या काम हुए, इसको देखा जाता है। देखिए, ये सारी चीज़ों को बता दिया हो, इसको आप स्टडी करें और जानें। देखिए, लैंड रिफॉर्म्स में सरकार ने पहले किया कि बिचौलियों का अंत किया। बिचौलिए क्या होते हैं, आप जानते ही हैं। उस समय ये जो जमींदारी थी, महलवारी थी, है ना, काश्तकारी वगैरह सारी चीज़ें थी अंदर, इसके बीच में समस्याएं थी। ये लोग शोषण ज़्यादा करते थे किसानों का। तो सरकार ने क्या किया कि बिचौलियों का अंत करने के लिए कई तरह के कदम, कानून बनाए उस समय, है ना। कानून बना के बिचौलियों का अंत हुआ। ये सबसे महत्वपूर्ण कदम था सरकार के लिए। सरकार ने इसमें सरकार ने जब ये कदम उठाए, तो इसके अंतर्गत लगभग 200 लाख किसान जो थे सीधे सरकार से जुड़ गए, है ना। उस समय क्या है कि जो बिचौलिया कौन होते हैं, आप देखते ही होंगे। मान लीजिए आपके खेत पे, आपके गांव में कोई किसान हो, या आपके घर पे कोई फार्मिंग करता हो, तो जो भी अनाज उपजाता है, अब उसको खरीदने के लिए आप सीधे बाजार में ले जाएगा तो बेचते नहीं है, या सरकार को तो बेचते नहीं है ना। जैसे कि अभी क्या है कि अभी देखेंगे आप, अगर कहीं भी उत्पादन हो रहा है तो उस अनाज को ले जाके आप एमएसपी के रेट पे, अगर मार्केट में वैल्यू आपको कम मिल रहा है, तो आप सीधे जाकर सरकार को बेच सकते हैं। और जो सरकार ने तय कर रखी है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर आप बेच सकते हैं। लेकिन उस समय इस तो व्यवस्था थी ही नहीं।
बिचौलिए थे, बिचौलिए की समस्या तो आज भी है, देखेंगे आप पढ़ेंगे तो बिचौलियों की समस्या आज भी होती है। तो इसलिए सरकार ने आज भी रिफॉर्म, ऐसा नहीं है किसी का जो समस्या उस समय शुरू हुआ था तो अभी तक खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। सुधार तो आज आज भी चल ही रही है और आगे भी चलती ही रहेगी सुधार, कई तरह की समस्याएं आती रहती हैं नई नई। तो उस समय जो है सरकार ने जो बिचौलिए जो बता रहा था, सॉरी, बिचौलिए क्या होते हैं कि जो आप किसान के और बड़े व्यापारी के बीच में जो है मुनाफा खाते हैं, है ना। आपसे माल खरीदेगा, किसान से क्या करते थे, सबसे कम रेट पे माल लेते थे, है ना, अनाज खरीदते थे, है ना, कहते थे कि ये बिक ही नहीं रहा है मार्केट में, मंदी है, ये है, कई तरह के कारण। किसान वो बेचारा सीधा व्यक्ति है, उसको क्या मालूम है कहाँ क्या चल रहा है ना, वो तो किसान वो मेहनत करना जानता है, अनाज उपजाता है और कुछ पैसे चाहिए उसको। तो अब जो बिचौलिए थे ये क्या करते थे, वहाँ से माल लेते थे या ले जाके बाजार में बेचते थे। यहाँ सबसे कम पैसे में खरीदे और वहाँ सबसे ज़्यादा महंगा में बेचे। अब फ़ायदा किसको इसमें हुआ, बिचौलियों को। नुकसान किसको हुआ, डबल नुकसान किसान को झेलना पड़ा। एक तो उसने अनाज उपजाया तो उसमें कम पैसे उसको मिले, दूसरा वो अब वो जाएगा मार्केट में। मान लीजिए जो अनाज उसने, मान लीजिए गेहूँ बेचा, उस गेहूँ से तो ब्रेड बन रहा है ना, उसी गेहूँ से कई तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं, आटा बनेगा उससे, ब्रेड बनेगा, बिस्किट बनेगा। मान लीजिए वो किसान है बेचारा, एक तो गेहूँ बेचा उसी ने, उसी से बिस्किट बना, कम में गेहूँ बेचा और बिस्किट खरीदने जाएगा तो ज़्यादा पैसा देगा, डबल मार झेल रहा है ना। तो ये समस्या थी, तो बिचौलिए इसमें ज़्यादा फायदा कमाए, तो सरकार ने क्या किया, बिचौलियों का अंत किया। इसमें ये सब चीज़ें थी, जैसे कि जमींदारी, महलवारी और रैतवारी जैसी प्रणाली थी उस समय। तो इन सब सारी चीज़ों में सरकार ने क्या किया कि जब बिचौलियों का उन्मूलन जब हुआ, जब सरकार ने कानून, कई तरह के एक्ट पास किए और इसमें जब बनाए, तो इसमें ये हुआ कि लगभग 200 लाख किसान जो है सरकार से सीधे तौर पे जुड़ गए। कहा जाता है कि जमींदार लैंड रिफॉर्म्स में, है ना, लैंड रिफॉर्म में सबसे अच्छा कदम रहा सरकार का ये, है ना, ये पहला कदम ऐसा था जो सबसे बेहतरीन रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये भी बहुत ही मतलब ज़्यादा, देखिए नकारात्मक चीज़ें तो हर चीज़ में निकल ही आती है ना, एक एडवांटेज डिसएडवांटेज तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एक थोड़ा सा एक इसका भी फ्रेम हम बनाते चल में दिमाग में कि देखिए बिचौलियों का अंत हुआ, सरकार ने तो ये कई एक्ट लाया, पास किया, चीज़ें समाप्त हो गई, काफ़ी हद तक काम बहुत अच्छा हुआ। लेकिन इसमें समस्या क्या थी, तो बिचौलिए जो थे, ये लोग जो थे, ये लोग क्या करते थे, अ, मतलब क्या है कि अलग अलग राज्यों में जो है, अलग अलग जो स्टेट थे वहाँ पे अलग 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 तरीके से, मतलब ये एक्ट पास किए गया, इस पर काम किए गए सरकार। जैसे कि कुछ राज्यों में जो है अच्छे से इस पर काम किया गया, कुछ राज्यों में ढंग से काम नहीं किया था, पूरी तरह से एक तरह से ये सफल नहीं हुआ। लेकिन अपेक्षाकृत रिलेटिवली अगर देखा जाए, रिलेट किया जाए किसी अन्य कदम से, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था और ज़्यादा ये सफल हुई सरकार इस पे, है ना। फिर हमारा दूसरा जो था, काश्तकारी में सुधार। काश्तकारी क्या होता है, देखिए इसमें जो है जो किसानों पे एक तरह से कर लगाया जाता है कि आप जो है अ, इतना सालाना, एक सीजन में जो है, जैसे कि रबी की फसल है या खरीफ की फसल है, तो इसके बीच में आप जो टैक्स लगाए जाएंगे, आप पे जो कर लगाया जा रहा है वो देने का, वो बहुत ज़्यादा था। किसान की इतनी ज़्यादा आमदनी होती ही नहीं थी, उतना ज़्यादा फसल होता ही नहीं था जितना वो ज़मींदार ले लेता था। तो इन सारी चीज़ों पर काम किया गया, है ना। स्वतंत्रता पूर्व अवधि के दौरान काश्तकारों द्वारा भुगतान किया जाने लगा वाला भूमि कर अत्यधिक था। जमींदार उन्मूलन अधिनियम पारित करने के पश्चात अगली बड़ी समस्या काश्तकारी हुई। ये सब चीज़ें को बता दिया, छोटी छोटी बातें हैं, इसको ढंग से देख लीजिए, ज़्यादा इसमें आपको समय देने की आवश्यकता नहीं है। और इससे पहले थोड़ा सा और बता दूँ आपको, तो एक समस्या ये भी थी कि जैसे कि भारत में सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। तो जब सरकार कोई भी कानून लाती थी ना, तो उसमें होता क्या था कि जैसे कि मान लीजिए केंद्र सरकार ने कोई कानून लाया लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए, है ना, तो इसमें जो है जो ज़मींदार थे वो क्या करते थे, जैसे कि आप जब पॉलिटी पढ़े होंगे तो उसके तो आप जानते होंगे कि एक फंडामेंटल राइट था जिसको सरकार ने संशोधन करके कानूनी अधिकार बना दिया, है ना। मूल अधिकार था, उसको कानूनी अधिकार बना दिया सरकार ने संशोधन करके। धन रखने का अधिकार, है ना, धन का अधिकार, है ना, संपत्ति का अधिकार। तो उस समय तो ये मूल अधिकार था। तो इसमें करते क्या थे ये लोग, जो ज़मींदार थे, ये लोग जाकर करते थे कि जैसे कि सरकार ने क्या किया कि जब भूमि अधिग्रहण की जो कदम उठाने गई सरकार, तो इसमें हुआ क्या कि सर लोगों ने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, है ना। और कोर्ट में जाके वहाँ से इन्होंने ये जीत भी गए। जब भी सरकार कानून लाती थी, ये लोग क्या करते थे, जाते थे
और वहाँ से याचिका दायर करते थे और जीतते थे, जीत जाते थे। क्यों? क्योंकि उसमें फंडामेंटल राइट था धन संपत्ति रखने का अधिकार। अब ऐसा था कि बिना संशोधन किए इसमें तो सुधार किया जाना मुमकिन नहीं था ठीक से। अब होता क्या था, ये लोग जब अब मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में हज़ारों करोड़ तो केस पड़े ही रहते हैं, आप देखते ही हैं कितने करोड़ केस अभी भी पेंडिंग में है सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें भी यही हाल था, कोई खास केस तो बढ़ते ही जा रहे, उसमें भी पेंडिंग में केस रहते थे। तो एक एक साल तक जो है केस की सुनवाई नहीं होती थी। तो इस बीच में इनको जमींदारों को ज़्यादा समय मिल जाता था। ये लोग क्या करते थे, अपना ज़मीन किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र कर देते थे, है ना, अपने रिलेटिव के नाम से, तो बच जाते थे। और ज़मींदारी वाली समस्या तो आप देखेंगे कि एक व्यक्ति के पास बहुत सारा ज़मीन, आप कहीं किसी राज्यों में जाके देखिए, जैसे कि यूपी है, बिहार है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, इन सब राज्यों में जाकर आप देखेंगे। वैसे अब पश्चिम बंगाल जो है, आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में भूमि अधिग्रहण वाली जो सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए थे, ज़्यादा सक्सेस हुए वहाँ पे अन्य राज्यों का अपेक्षाकृत। साउथ में भी जो जैसे केरला है, यहाँ भी अच्छे तरीके से सक्सेस हुआ, है ना, कुछ राज्यों में सही चला। तो आज भी इन किसानों के पास आप देखेंगे कई तरह के भेदभाव दिखते हैं। भेदभाव कहने का मतलब है कि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, किसी के पास ज़मीन है ही नहीं, है ना, इस तरह का बातें मैं ये कह रहा हूँ। तो अब देखें कि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण के लिए जो सरकार ने सबसे पहला काम किया था, सीलिंग, ये लैंड सीलिंग एक्ट पास किया सरकार ने, है ना। इसमें इस सरकार ने कहा कि देखो, इसमें था क्या कि एक ही व्यक्ति के पास ज़मीन ज़्यादा था, है ना, कई कई किलोमीटर एरिया जो है एक ही व्यक्ति के पास होता था, और उस पर काम किसान करते थे। और इसमें था कि सरकार को लगा कि देखो, अगर अब देखो किसी भी कोई किसान ही है, अगर उसके पास अपना ज़मीन नहीं है, तो जो वहाँ पर वो कृषि करेगा, और किस अपने ज़मीन, मान लीजिए, दोबारा समझाता हूँ आपको, एक दूसरे एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मान लीजिए कोई किसान है, उसका अपना ज़मीन है, और दूसरा किसान है, उसके पास अपना ज़मीन नहीं है। तो दोनों के काम करने में देखिए अंतर दिखेगा। आप अपने में देख लीजिए, मान लीजिए आपका कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि कोई वर्किंग स्टूडेंट है, कोई स्टूडेंट है, पढ़ाई के साथ काम भी कर रहा हो, तो उसको आप देखेंगे कि अगर उसको अपना अपना सेक्टर है, अपना कोई बिजनेसमैन है, कोई उसका अपना बिजनेस है, तो वहाँ पे एक अलग डेडिकेशन दिखेगा। और दूसरे का अंदर काम करेगा तो वहाँ पे अलग डेडिकेशन दिखेगा ना, वहाँ पे सिर्फ काम की तरह दिखेगा, जिम्मेदारियाँ वहाँ कम हो जाती है, बस जिम्मेदारी उसकी छोटी है, यहाँ जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है ना। उसी तरह से किसानों के साथ भी सेम था। ये था कि किसान जो थे, अब वो तो लेबर के तरह काम करते थे, अब उनका अपना ज़मीन था ही नहीं, तो वो भी अच्छे तरीके से उतने डेडिकेशन के तौर पर काम नहीं करते थे, अब शोषण ज़्यादा था। अब वो अपना जान बचाए, अपनी फैमिली देखें, आके डेडिकेशन दिखाए कृषि में, है ना। अब वो कैसे भी कोशिश करते थे कि पेट भरे उनका, इतनी कृषि से उनको जो ज़मींदार था कुछ ऐसे इतना इनको दे दे कि इनसे इनका काम चल जाए, है ना। तो ये समस्या थी। तो इसलिए सरकार को लगा कि देखो, ज़मीन जो है, अगर एक काम करते हैं कि ज़मीन जो है किसानों को देते हैं, जिनके पास ज़मीन ज़्यादा है, एक लिमिटेशन लगा देते हैं कि आप इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं रख पाएंगे। अब उससे ज़्यादा ज़मीन नहीं रख पाएंगे तो क्या करेंगे? तो सरकार उसे क्या करी, उसको ज़मीन को लेके या गरीब किसानों को दे दिया। इसके अलावा और भी कई तरह का इसमें सरकार ने काम किया है। बाद के टाइम में सरकार ने किया कि जो लोगों ने 10 साल तक 20 साल तक अगर एक ही ज़मीन पर कृषि कर रहे हैं, भले उनका नहीं था किसी और का था, वो ज़मीन उनका हो जाएगा। सरकार ने कहा कि उन पर रजिस्टर कर दिया ज़मीन को, है ना। तो वो किसान जो है खुद उस ज़मीन के मालिक हो गए। तब इससे हुआ क्या कि जो किसान थे, उत्पादन क्षमता बढ़ेगी इससे। किसान थे तो उनके खेत जो है उनकी हो गई, तो एक डेडिकेशन के आधार पर काम करने लगे। और दूसरी बात है कि किसानों का शोषण भी कम हो गया। अब वो जमींदारी के अंदर आते ही नहीं थे, वो अपना कृषि करते थे और अपना बच्चों का पालन पोषण करते थे, और खुद को उनको अनाज ज़्यादा मिल रहा था तो अपनी भूख के लिए काम करते थे, है ना। तो ये सारी चीज़ें उसके ये सारी चीज़ें कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान भाई। और लैंड रिफॉर्म्स ये हुआ। तो आप देखेंगे कि 62 61 62 तक जो है सभी सरकारों ने लैंड सीलिंग अधिनियम पारित कर दिए, लेकिन कुछ समस्याएं यहाँ भी थी। समस्या क्या थी कि कुछ राज्यों में जो है, मतलब सफलता अलग अलग तरीके को देखने को मिलती है। कुछ राज्यों में ठीक था, कुछ राज्यों में एकरूपता दिखता ही नहीं है। आने से कहते हैं सरकार ने फिर से एक नई नीति लाती है उसी के अंतर्गत। और ये देखिए, भूमि अधिग्रहण वगैरह हमने देख लिया। देखिए, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में आपको बता दिया गया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे लैंड रिफॉर्म्स कुछ नहीं था। लैंड रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं हम। कृषि में सुधार जो हुए थे आज़ादी से पहले से लेके आज़ादी के बाद से लेके अभी तक, उसको हम पढ़ रहे हैं। और लैंड रिफॉर्म्स में हमने पढ़ लिया, क्या क्या हमने पढ़ लिया है कि सरकार ने क्या किया। जो एक तो भूमि सुधार में
लिमिटेशन लगा दिया कि लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकते। दूसरा सरकार ने ये काम कर दिया कि बिचौलियों का अंत किया सरकार ने, है ना, जिससे सरकार किसानों को ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता था। उसके बाद सरकार ने काश्तकारी में सुधार किया, और जमींदार ये लैंड सेलिंग एक्ट तो पास किया ही सरकार ने, तो इसके बारे में हो गया। और देखिए, ये जो जैसे कि हरित क्रांति को बताया गया था कृषि के अंतर्गत, है ना, जब हरित क्रांति आपको पढ़ा रहा था नेक्स्ट पिछले लेक्चर में, तो उसको भी बता दूं हरित क्रांति क्या होती थी। 1900 लगभग जब पंचवर्षीय योजना पढ़िएगा, ये जो पंचवर्षीय योजना 1950 से इक्यावन से शुरू होता है, तो उसमें 12 पंचवर्षीय योजना जो पढ़ाया था उसके अंदर आपको बताया गया था कि हरित क्रांति के बारे में एक लेक्चर में आपको समझाया गया था कि हरित क्रांति के बाद से ही जो कृषि में अच्छा खासा सुधार देखने को मिलता है ना। तो उसको दोबारा बताने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिए हरित क्रांति क्या था। इसमें HYV एक तरह से सीड्स का उपयोग किया गया उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए देश के अंदर। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत के अंदर किया गया, पूरा विश्व में था, है ना। पूरे US में जो है वहाँ के वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है इसका रिसर्च करके बनाया था। उसका सरकार ने क्या किया, भारत सरकार ने भी उसका अपने यहाँ पर चलन में उपयोग किया, अपने यहाँ कृषि में उपयोग किया, और उत्पादन क्षमता वाकई में बढ़ाई देश के अंदर, है ना। तो यही हरित क्रांति थी। जो लोग नहीं पढ़े हरित क्रांति वो जाकर हमारे लास्ट लेक्चर में पढ़े, क्योंकि इसमें पढ़ाएंगे तो ये लेक्चर ज़्यादा लंबा खींच जाएगा, है ना। तो ये तो था हमारे यहाँ ये हरित क्रांति। तो हरित क्रांति, जब हरित क्रांति तक आ गए ना, थोड़ा बहुत चीज़ें सुधरी। ऐसा नहीं है कि सरकार ने उस समय जो है आज़ादी के 1 साल बाद से ही सरकार ने रिफॉर्म्स करने शुरू कर दिए थे, क्योंकि समस्या ज़्यादा थी। सरकार चाहती थी कि देश के अंदर अनाज बढ़े और अनाज आए। लोगों की भूख जो है, सबसे पहला सरकार का काम ये था कि सरकार चाहती थी कि देश में जो लोग भूख भूख से मर रहे हैं उसकी समस्या ख़त्म हो जाए। लाखों लोग जो है पश्चिम बंगाल में, आपने को बताया था, पश्चिम बंगाल में लाखों लोग भूख से मर गए। महामारी आई, बीमारियां भी आती थी। अब बीमारियों से लोग तो मरते ही मरते थे, भूख से मर गए, ये बहुत दयनीय स्थिति है कि जब भूख से लोग मर जाते हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों के लिए सरकार ने जो है चाहती थी कि ये समस्याएं कम हो जाए। और हरित क्रांति में तो काफ़ी वाकई में फ़ायदा, कितना बहुत ही उससे देश में कृषि में फ़ायदा हुआ कि भारत सरकार ने भारत सरकार तो इतना उत्पादन, भारत के अंदर इतना उत्पादन तो हो ही गया कि वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर सके। साथ ही साथ वो अनाज को भी दूसरे देशों में, जिन देशों में उसकी आवश्यकता थी, जो उत्पादन नहीं कर पाते थे जो देश, उनको भी एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया सरकार ने। तो काश्तकारी सुधार हम देख चुके हैं। देखिए अब क्या है कि आपको चकबंदी एक शब्द आता है, इसके पहले मैं बता दूं आपको कि चकबंदी होता क्या है ना। तो एक पहले ये देख लीजिए चकबंदी क्या है, यहाँ पे ही बता। देखिए भारत में जनसंख्या जो है बढ़ती, आज़ादी के बाद से बढ़ती ही गई। आज भी जनसंख्या देखिए 100 करोड़, 130 करोड़ से भी ज़्यादा हम लोग हैं, हमारी जनसंख्या है देश में। है ना। तो 100 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या अभी इस समय हो गई और बढ़ती ही जा रही है। तो देश में जो है उस समय भी रोजगार का एक ही माध्यम था, क्या था वो, कृषि ही था। 75% लोग जो थे उस समय कृषि पर आश्रित थे। अन्य कोई रोजगार था ही नहीं। अपनी रोजी रोटी के लिए लोग कृषि ही करते थे। एक घर में 4 लोग हैं, कृषि कर रहे हैं, खेत उतना ही है ना। उसी घर में फिर 8 लोग हो गए, है ना। मान लो चारों के शादी हुए तो 8 लोग हो गए ना। बच्चे हो गए तो 10 लोग हो गए, 12 लोग हो गए। फिर भी रोजगार का माध्यम वही है, वही कृषि, खेत तो वही वही है, उत्पादन उतना ही है, उतना ही में उनको चल रहा है ना। तो इससे क्या है कि सॉरी, इससे क्या हुआ कि किस खेत जो उतना ही थे। क्या दिक्कत हो, देखिए मान लीजिए ये खेत का कोई टुकड़ा है और इसमें जो है 4 लोग, मान लीजिए A, B, C और D, है ना। 4 लोग जो हैं इस पे खेती करते हैं। पहले ये 4 लोग छोड़िए, ये ज़्यादा अच्छे समझाने का एक और तरीका है। मान लीजिए एक छोटा सा टुकड़ा है ये ज़मीन का, और इस पे अकेला A कृषि करता है ना। अब इसके 4 लड़के हुए
और चारों ने अलग अलग कृषि करना शुरू कर दिया। अब जो इसके, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, है ना, इसके लड़के हुए। अब ये लोगों ने क्या किया, ज़मीन को जो है चार भागों में बांट लिया, और ये अपने यहाँ कृषि करता है, ये अपने यहाँ कृषि करता है, ये यहाँ कृषि करता है, ये यहाँ, है ना, ये अलग अलग कृषि करते हैं। तो लेकिन जमीन का टुकड़ा तो उतना ही है ना, ये चार भागों में बांट दिया तो जमीन का टुकड़ा तो बढ़ नहीं गया। अब जो कृषि पहले होती थी अब उतना भी नहीं होगी, क्योंकि कम हो जाएगी। क्यों? अब समस्या देखिए कहाँ पे है। जब जमीन, जब बांटे गए तो उसमें बाउंड्री बनाए गए, है ना। अब बाउंड्री में कुछ तो जमीन गया। अब बड़े बड़े ज़मीन के बारे में अगर बात किया जाएगा तो ज़्यादा एरिया वो कवर करेगा, तो इसमें क्या, उत्पादन क्षमता तो कम ही हुआ। जनसंख्या बढ़ रही है, ज़मीन में उत्पादन क्षमता और कम ही हो रही है अपेक्षाकृत, है ना। तो इससे क्या हुआ कि सरकार को लगा देखो उत्पादन क्षमता तो कम हो ही रही है, और रोजगार, ये एक आप इकोनॉमिक्स में टर्म पढ़ेंगे, छिपी हुई बेरोजगारी, है ना। तो इसी को कहा जाता है छिपी हुई बेरोजगारी। जिस खेत पे चार लोग काम कर रहे थे पहले से, उनके बच्चे हुए वो भी उसी पे काम करना शुरू कर दिए, तो फिर इसमें रोजगार कहाँ मिल गया भाई। वो तो जितने उत्पादन क्षमता थी उतना ही होगी, या उससे कम ही होगी, ज़्यादा तो नहीं बढ़ जाएगी, है ना। अगर सारे हरित क्रांति की बात किया जाए तो, है ना। तो ये समस्या होगी सरकार के पास। सरकार अब चाहती थी कि ये जो खंडित भूमि भूमि है, अब देखिए, अब यहाँ पे ये भी समझ लीजिए, मान लीजिए जब इसके भी लड़के होंगे भविष्य में, ये भी चार भाग करेगा, ये भी चार भाग करेंगे, जमीन छोटे छोटे टुकड़े होते जा रहे हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े जाते जा रहे हैं। अब छोटे छोटे जमीन का अगर भाग करते जाइएगा छोटे छोटे, तो उत्पादन क्षमता निम्न हो जाती है, कम हो जाती है। तो सरकार चाहती थी कि हम एक काम करते हैं कि इस जमीन पे जो है ये जो चार लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, इन चार में से कोई एक ही व्यक्ति जो है काम करे, है ना। मान लीजिए इस जो जमीन है, इस जमीन पे जो चार लोग काम कर रहे थे, मान लीजिए यहाँ पे ए था, ये बी, ये सी, ये डी था, है ना। ये चार लोग काम कर रहे थे, इस जमीन पे कृषि कर रहे थे। तो ऐसा किया जाए कि ये पूरे जमीन पे ये बाउंड्री बनाने की आवश्यकता ना पड़े, है ना, ये जिसका जरूरत ना पड़े। अब पूरे ज़मीन पे सिर्फ एक व्यक्ति काम करे, और ये लोग काम ना करे इस पे, और इसके बीच में कुछ सहमति बन जाए, या कुछ इनको दे या कुछ ले, है ना। तो इससे समस्या भी तो आ गई है। क्या समस्या आ गई? समस्या ये आ गई कि मान लीजिए ए अगर उस पर काम करेगा, तो बी, सी और डी जो व्यक्ति है, तीन लोग, ये तो बेरोजगार हो गए। ये क्या काम करेंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे? समस्या तो वही है। उत्पादन तो चलो चलो ठीक ठाक रहा, और एक व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, लेकिन तीन लोगों को रोजगार थोड़ी ना मिल गया। रोजगार तो चली गई उनकी। तो यही छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों को ना एक साथ करना ही चकबंदी था कहा गया। इसको सरकार ने चकबंदी, भूमि स्वामित्व की चकबंदी कहना एक नियम ये लाया था। इसको कंसोलिडेशन कहा जाता है। तो इसमें कोई खास फायदा हुई नहीं सरकार को। लगभग 2% तक देखा गया पूरे देश में, 2% तक ही राज्यों में, पूरे भारत में जो है 2% तक ही फायदा दिखता है। इतनी चकबंदी हो पाई देश के अंतर्गत, क्योंकि बहुत सारे राज्य में अलग अलग सरकारें थी, है ना। तो जब अलग अलग हमारे भारत में तो जानते ही हैं, एक तरह का फेडरलिज्म, हाँ फेडरलिज्म चलता ही है। तो अलग सरकार, अलग मानसिकता, तो अलग अलग चीज़ें, कुछ लोग सपोर्ट करते थे, कुछ लोग नहीं करते थे। तो इसमें हालत बहुत ख़राब था, क्योंकि वहाँ पे अब राजनीतिक शुरू से ही आप जानती होंगे, उसके बारे में नहीं जाऊँगा राजनीति के बारे में। तो ये हमारा यही था, हमारी चकबंदी। हमारा नेक्स्ट है, देखिए, एक होता है सहकारी को, सहकारी कृषि। देखिए, चकबंदी हमने पढ़ लिया। क्या होता है, छोटे छोटे किसानों, छोटे छोटे जो भूमि थी उसको एक जगह इकट्ठा करके उस पर कृषि किया जाए। अब सहकारी कृषि क्या, इसमें समस्या क्या था कि कुछ लोग बेरोजगार हो जा रहे थे, है ना। सब कुछ, तीन लोग बेरोजगार हो गए, एक एक व्यक्ति काम कर रहा है। अब सहकारी कृषि क्या था, मान लीजिए ये ज़मीन, ये मान लीजिए हाईवे, नेशनल हाईवे, एक व्यक्ति का ज़मीन यहाँ पे है, एक व्यक्ति की ज़मीन यहाँ पे है, दो व्यक्ति यहाँ काम करे, एक यहाँ पे काम कर कृषि करता है, ये यहाँ पे कृषि करता है, और ये छोटा छोटा पार्ट है, ये भी छोटा पार्ट है ना। इस ए का ही थोड़ा थोड़ा ज़मीन यहाँ पे भी है, थोड़ा ज़मीन ये भी है ना, बी, ऐसे करके अलग 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 ज़मीन है। तो सहकारी कृषि में सरकार ने कहा कि काम करो, देखो, मान लो अगर हम ये कह दें कि एक काम करो कि आप एक ही व्यक्ति जो है चकबंदी के अंदर, ये भी यहाँ काम करे, हर जगह ये काम करे, तो बी बेरोजगार हो जा रहा था, है ना। ये दूसरा एग्जांपल है, जिसे भी समझ लीजिए चकबंदी में कैसे होता था। सरकार चाहती थी कि
सिर्फ एक काम करे और इस पे कृषि करे, ये जो है कृषि करे सब पे, अभी ना करे, इससे क्या होगा कि कृषि एक जगह साथ हो जाएगा। तो लेकिन इससे रोज बेरोजगार हो जा रहा था भी। तो सरकार ने कहा ये काम करो कि सब लोग मिल के काम करें, ठीक है, ए और बी मिल के कृषि करें, अलग अलग ना कृषि करें, है ना। फिर से समझिए, उस पर ज़्यादा समझेंगे आप, मुझे लगता है। ये हाईवे बीच से निकाल देता हूँ। अब देखिए, मान लीजिए कृषि जो है, अब मैं क्या कह रहा था कि जैसे कि ये चार लोग थे यहाँ पे, ए बी सी डी, है ना। चार लोग इस पे कृषि अलग अलग कर रहे थे। तो सरकार ने कहा कि चलो एक व्यक्ति काम करेगा, सबको हटा दो, सब बेरोजगार हो गए। लेकिन फिर ये समस्या हो गई कि बेरोजगार हो गए। तो फिर सरकार ने कहा नहीं, रुको रुको रुको, एक काम करते हैं, अभी काम करो कि चारों मिलके ये बाउंड्री बीच में ना बना, क्यों बाउंड्री बनाना, है ना। चारों मिलके इस पे एक साथ समूह में कृषि करो इस पे ना। ए भी काम करेगा, बी भी, सी और डी, चारों जो है, चारों मिल के इस पे कृषि करेंगे, सामूहिक कृषि। तो सामूहिक कृषि करेंगे, इसी को कहा गया कि सहकारी कृषि कहा जाता है, इसको कहता है कोऑपरेटिव फार्मिंग कहा जाता है। एक जगह मिलके सभी लोग साझा करके सामूहिक रूप से, है ना, काम खेती करते थे, इसी को कहा जाता था सहकारी कृषि, है ना। यही था कोऑपरेटिव फार्मिंग, है ना। तो देखिए सरकार कितनी तरह से काम करती रहती है ना। सरकार के बाद बहुत सारे काम होते हैं, बहुत, है ना। तो सरकार ने पहले क्या किया, अब देखिए, आप जब पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि सरकार ने जो अलग अलग सेक्टर्स पर काम किया है, लेकिन इसमें मेन है कृषि। आप देखेंगे पहला पंचवर्षीय योजना, पहले सरकार ने कृषि पे ध्यान दिया था ना। पहला आपका पंचवर्षीय योजना देखिए कृषि है, दूसरा पंचवर्षीय योजना देखिए उसमें उद्योग है, तीसरे में फिर से कृषि और उद्योग दोनों है, क्योंकि कृषि से तो उद्योग चलेगा, एक दूसरे का चीज़ें हैं। अब मान लीजिए किसान जो है खेत में उत्पादन कर रहा है गेहूं का, तो उसका बिस्किट बनाने के लिए उद्योग ही तो उसमें योगदान देगा, तो बनेगा बिस्किट, है ना। तो ये हम कृषि वगैरह इतना महत्वपूर्ण है देश के लिए। और देखिए कि इसमें क्या है ना, आप थोड़ा सा हमें क्या करना है कि इकोनॉमिक्स को आप, कुछ पार्ट ऐसे हैं जो फैक्ट्स हैं, तो फैक्ट्स को याद करना है, डेटा। लेकिन कुछ पार्ट्स ऐसे जो समझने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि अब मान लो आपको नहीं मालूम होगा पहले, या जो जानते भी होंगे, जैसे कोऑपरेटिव फार्मिंग में जो पढ़ा है क्या होता है ना। मैं नहीं सुना होगा तो समझ में नहीं आएगा ना। या इसके अलावा आपने ये नहीं सुना हो सकता कि नहीं जानते होंगे, सुना होगा कई बार नाम, लेकिन जानते नहीं होंगे कि चकबंदी क्या होता है। कई बार नाम सुना होगा आपने, लेकिन चकबंदी क्या होता है ये आप नहीं जानते होंगे। तो ये एकदम छोटी छोटी बातें, कॉन्सेप्ट है, इसको समझना अच्छा रहेगा। हो सकता है प्रश्न से बनाकर पूछा जाए। आजकल एग्जाम में जो है चीज़ें बदल रही हैं, पहले ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट ही पूछे जाते थे, आज भी पूछे जाते हैं लेकिन अधिकतर, लेकिन अब चीज़ें कुछ प्रश्न आते ऐसे हैं कि कॉन्सेप्ट के आधार पर बनाए जा रहे हैं, है ना। जैसे कि यूपीएससी जैसे एग्जामों में कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछा जाता है ना। तो उस तरह से भी अब छोटे छोटे एग्जाम में भी जो है, जो वन वन डे एग्जाम जो होता है उसमें भी कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट तो और आसान होता है मुझे, मेरे ख्याल से। देखिए फैक्ट याद करना तो मुश्किल लगता है, जैसे कि रटना होता है, या किसी आधार पर रट लीजिए। आजकल देखते होंगे आप कई जगह क्लासेज जो चल रही हैं उसमें अब रटने के लिए अलग से ट्रिक बनाए जाते हैं। तो कई तरीके से रटना पड़ता है ना। तो उसके तो लेकिन कॉन्सेप्ट जो है एक बार समझ गए तो दोबारा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है उसको, है ना। एक बार समझ गया, मान लीजिए चकबंदी आप समझ गए, तो इसमें क्या रटना है भाई। छोटे छोटे भूखंडों को एक साथ सरकार चाहती थी कि इकट्ठा करके वहाँ पे कृषि की जाए। एक व्यक्ति, चार व्यक्ति अलग अलग कृषि कर रहे हैं, एक साथ एक साथ सरकार चाहती है किसानों, जो एक ही व्यक्ति कृषि करे और ज़मीन एक साथ हो जाए, उत्पादन क्षमता बढ़ जाए, है ना। तो इसमें यही है चकबंदी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, समझ गए। तो इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से आप समझा करें। कॉन्सेप्ट ज़रूरी है, साथ ही साथ फैक्ट ज़रूरी तो है ही आपके एग्जाम के लिए, लेकिन कॉन्सेप्ट भी बहुत आवश्यक है। तो कॉन्सेप्ट भी समझते चलिए। और कॉन्सेप्ट जो है उसको समझाने के लिए आपको कई तरह की एग्जाम्पल देता हूँ, और कुछ कहानियाँ भी बताता हूँ, आगे पीछे की थोड़ी बहुत कहानी बताता हूँ। ठीक है, सीधे आपको बताऊँगा कि ये देखो ये चकबंदी होता है, ज़मीन को कैसे कर देते हैं, ऐसे करते करते फिर कोई, ये ज़मीन का टुकड़े हैं, इसको इकट्ठा कर दी, इसको चकबंदी कहता है। तो ठीक है ये जानने के, लेकिन आपको उतना मज़ा नहीं आएगा और इंटरेस्ट नहीं आएगा। जैसे कि क्लासेस चलाए जाते हैं तो लोग कहते हैं ना कि आप अलग से बच्चों को इंटरटेनमेंट करें, लेकिन अलग से इंटरटेनमेंट करने की मुझे नहीं लगता सकता है आपको। अगर आपको मैं इकोनॉमिक्स के लेक्चर में अगर इकोनॉमिक्स से ही इंटरटेन करूँ तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। इकोनॉमिक्स से ही जुड़ रहिएगा कि अब मान लीजिए अपने देश के बारे में, किसानों के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसानों के बारे में बात करना कौन सी इसमें कौन सा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा भाई। हर घर में एक घर में या उसके फैमिली या ख़ानदान में जो है, पूरे अगल बगल में किसान है ही यार। कि देश में तो अभी भी वर्तमान में 50% ज़्यादा लोग किसान हैं।
और किसान, अगर हमारे यहाँ कृषि नहीं होती तो लोग कितने मर जाते अभी भी, है ना। जो भी उनके रोजी रोटी उसी से मिलता है बहुत लोगों को, है ना। अपने खेत पे काम करते हैं या किसी और दूसरे खेत पे काम करते हैं, तो मिलता तो है ना नहीं इन्हें, मतलब अपनी रोजी रोटी तो इसी से मिल पाता है। तो किसानों के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें क्या अच्छी बात है, तो जानना ही चाहिए हमें। अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर सरकारी सेवा में जाना चाह रहे हैं, या वैसे भी अगर देश के नागरिक हैं जो एक जागरूक नागरिक बनना चाहते हैं, देश के बारे में जानना चाहते हैं, तो देश के बारे में पहले जानिए, तो उस सेक्टर को पहले जानिए जो सबसे ज़्यादा योगदान देता है देश में लोगों के लिए और हमारी अर्थव्यवस्था में भी, है ना। तो इकोनॉमिक्स में अगर अर्थ ज़्यादा योगदान है कृषि का, तो कृषि कहाँ से होता है? मशीन से थोड़ी ना कृषि सिर्फ हो जाता है। मनुष्य पहले तो किसानी तो करता है कृषि, तो उसके बारे में जानते हैं किसान के बारे में। तो इंटरटेनमेंट तो है ही, तो ये अच्छा लगेगा आपको सुन को, अच्छा अच्छा फील करेंगे आप जाने किसानों के बारे में तो। और जब किसानों की स्थिति के बारे में आप जानेंगे तो आगे आप ही तो जाके काम करेंगे उनके संबंधित, है ना। और गरीबी, गरीबी के बारे में हम लोग बात करते थे। गरीबी कौन सी नई बात है क्या ये? अब आप भी गरीबी से जूझ रहे होंगे, जितने बच्चे पढ़ते हैं, है ना। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो गरीबी से नहीं, कितनी जगह उन्हें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। ये हम, क्योंकि हम लोग खुद भी स्टूडेंट हैं और रहे हैं, तो हमें मालूम है कि कितना कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है आपको भी या सबको। तो ये गरीबी के बारे में जानेंगे तब अच्छे से, जब इसको पढ़ेंगे तभी तो जान आगे हम उनके लिए काम करेंगे, है ना। तो इन सारी चीज़ों को मैं इंटरटेन आपको करने की अलग से आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि है। लेकिन फिर भी आपको कई तरह कहानियाँ मैं सुना बताता भी हूँ बीच में। ये कहानियाँ इसलिए बताता हूँ कि ये आप इसको बकवास ना समझिएगा। ये कहानी इसलिए बताया जाता है आपको कि आप उस टॉपिक को उससे रिलेट करके याद रहे। हमारा दिमाग जो है ये कहानी पर ज़्यादा काम करता है, कहानी इसको ज़्यादा याद रहता है। फैक्ट जल्दी भूल जाता है, लेकिन कहानी याद रहता है ना। जैसे आपको बचपन की बातें कहानियाँ याद होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं भूल गया होगा। अभी टेबल आपको नहीं याद होगा, है ना। अब 19 का टेबल 17 का टेबल नहीं याद होगा, लेकिन कहानी आपको असूल किताबें याद होगा। जिनको याद होगा वो अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है उनकी बात कर रहे हैं ना। टेबल बहुत लोगों को नहीं याद होता है, क्योंकि वो फैक्ट है थोड़ा, उसमें कहानियाँ तो होती ही नहीं है, तो भूलना ही तो है ही ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये, आप बुरा ना माने। टेबल आपको याद होगा, मैं मानता हूँ। तो चलिए आज में दोबारा आते हैं टॉपिक पे। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग आप समझ गए होंगे कि कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है ना। छोटे छोटे टॉपिक है, इसको थोड़ा ज़्यादा हमें नहीं खींचने की। उसके बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये देखिए, अब जो देश के अंदर जो है सरकार ने क्या किया कि लैंड रिफॉर्म्स किए, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स किए, इसमें जो भी सुधार हुए, और उसके बाद हरित क्रांति भी आई, है ना। हरित क्रांति आई, उसके बाद उसमें आप देखेंगे कि हरित क्रांति कब आती है? 1965-66 के बाद हरित क्रांति आती है ना। और उससे भी उत्पादन क्षमता बढ़ गया। लेकिन क्या है कि किसानों की स्थिति तो नहीं सुधर गई ना। किसान जो है, मान लीजिए किसान को जब एक तरह से इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है कृषि करने के लिए, अब क्या करना चाहिए देश में जो है, एक तरह से भारत में जो कृषि जो है मानसून पे ज़्यादा डिपेंड है। सिंचाई की व्यवस्था हर जगह तो है ही नहीं, है ना। नदियाँ भी हैं तो वहाँ भी कोई दूर दूर जहाँ पे खेत है वहाँ तो सिंचाई की व्यवस्था नहीं। जहाँ पे नदियाँ हैं वो तो चलो वहाँ पे है कुछ जगहों पे, लेकिन हर जगह ऐसी व्यवस्था तो है ही नहीं। तो मानसून पर डिपेंड है, तो वहाँ भी किसान को जो है पैसे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करके सिंचाई करनी पड़ती है ज़मीन को, तभी तो उत्पादन होगा वहाँ पर, रुपाई होगी। फिर किसान क्या करता है, बड़ा खेत है तो उसमें और लोग लेबर जो समूह है उनसे उनकी मदद लेता है वहाँ पर रुपाई करने के लिए। अकेले थोड़ी ना काम करेगा उस पर, या चार लोग मिल के काम करेंगे तब भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब रबी की फसल हो या खरीफ की फसल सीजन आए तो उसमें एक टाइम पीरियड होता है उसमें, है ना, रुपाई करने के लिए। तो उसमें जो है सरकार क्या करती, उसमें किसान जो क्या करता है पैसे लेता है। तो शुरू में ही आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद से भी, जब जब देश नया नया आज़ाद हुआ तब भी, तब तक लोग ज़्यादा सोच रहा था, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा उस समय की चीज़ों का इतिहास पढ़ेंगे तो। किसान क्या करता था कि खेती करने के लिए लोन लेता था साहू से, है ना। साहू होते थे जो पैसे देते थे गांव में, और किसान पढ़ा लिखा तो होता ही नहीं था। तो अब क्या क्या किसान जो है, अब साहू के पास गया, वहाँ से पैसे लाए, उसने खेती किए और खेती किए। तो अब मान लीजिए कोई कारणवश कोई कई तरह के, मान लीजिए मौसम परिवर्तन होते ही रहते हैं, देश में हो ही रहा है। टेम्परेचर हो, ग्लोबल वार्मिंग के कारण चीज़ें बदल रही हैं। जब बारिश होना है तब होती नहीं है। अभी दिल्ली में देखिए वर्तमान में इस समय इतनी गर्मी है, बारिश हो ही नहीं, होती ही नहीं है। और चलो दिल्ली तो जगह तरह का अलग इन्वायरमेंट है, और भी देश के कई जगहों पे अब जगह जाकर देखिए, जहाँ गांव में है, गांव में भी बारिश हो गई है। लखनऊ में जाके देखिए कितनी भी गर्मी हो रही है ना। तो इन्वायरमेंट बदल रहा है, तो उस हर इन्वायरमेंट में चेंजिंग तो हमेशा होती रहता है। और मौसम का क्या है, अपने गाने ही सुनते होंगे कि मौसम जो है बदलते ही रहता है ना। तो मौसम का क्या है कि कभी बारिश होगी चाहे नहीं होगी, या कोई अकाल पड़ गया, कोई गर्मी ज़्यादा, कभी
सारे जो है कृषि में जो भी प्लांट सब सब सूख गए, जल गए, ज़्यादा धूप हो गया, पानी मिला ही नहीं, सिंचाई अच्छे से नहीं हो पाई। तो इसमें क्या होता है, किसान का जो उत्पादन हुआ ही नहीं ज़्यादा, थोड़े बहुत हुए तो भी क्या है कि वो जो साहू से पैसे लेके आया था वो तो चुका नहीं पाया, क्योंकि उसके पास उतने नहीं थे। तो उस पर साहू ने उस ज़मीन में क्या किया, ज़मीन को अपना कर लिया, कहा कि नहीं देखो अब तुम्हारा इतना ब्याज हो गया है, अब नहीं दोगे तो ज़मीन से ज़्यादा कीमत हो गया ब्याज का, तो अब ज़मीन मेरा हो गया। अब इससे क्या हुआ कि ज़मीन किसान का अपना ज़मीन रहा ही नहीं, अब वो साहू का हो गया। तो ये कई तरह से समस्या थी, शोषण था। तो सरकार अब क्या करी चाहती थी कि अब बैंकिंग, जब आपको बैंकिंग पढ़ाया था तो आपको बताया ही था कि सरकार इसीलिए बैंकिंग में सबको जोड़ना चाहती थी, है ना, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना चाहती है, और आज भी और कर पहले से भी सरकार ने अभी अ, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत जो अकाउंट खुलाया गया इसके लिए है भी, वो पढ़ाया गया था, आप समझ चुके होंगे। तो सरकार अब मान लीजिए चाहती थी कि सरकार, जो लोग किसान हैं ये एक साहू से जो पैसे लेते हो वो ना लेके हमसे लें, है ना। अब मान लीजिए सरकार अब से भी कर्ज अगर ले किसान, तभी तो चुकाना पड़ेगा, ये समस्या आ जाएगी, तभी समस्या है, ये समस्या है। तो उसमें सरकार क्या करेगी, सब्सिडी देगी। सब्सिडी क्या होता है कि सब्सिडी होता है, सरकार जो है किसानों को मतलब एक तरह से मतलब पैसे देती है सीधे तौर पे उसके अकाउंट में, उसको प्रत्यक्ष कर सकते हैं, या ये कहती है कि ये काम करो। सब्सिडी कई तरह से हो सकता है, देखिए मान लीजिए किसी व्यक्ति को सीधे पैसे दे देना सब्सिडी है, या किसी व्यक्ति को किसी वस्तु पे कम पैसे में देना। मान लीजिए अगर आपको मोबाइल खरीदना है, आईफोन लेना है ना, और सरकार कहे कि देखो जितने लोग तैयारी कर रहे हैं और जिन लोगों ने इस बार जिन जो लोग एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं उनको मोबाइल जो है 10% डिस्काउंट पे दी जाएगी, है ना। तो ये क्या है, मान लीजिए 10,000 का फ़ोन है, 10% का डिस्काउंट मिलेगा तो 9,000 का मिल जाएगा, है ना। तो 9,000, 1,000 रुपये, ये क्या है, मतलब आपको 9,000 ही चुकाना है, लेकिन कंपनी तो 10,000 लेगी, तो 1,000 रुपये कौन दे रहा है, सरकार दे रही है। तो वही है सब्सिडी, ये भी है सब्सिडी। इसके अलावा कई तरह के सब्सिडी, अभी देखिए गैस सब पे सब्सिडी मिलता है, गैस सिलेंडर पर सब्सिडी मिलता था, अभी तो बहुत पता नहीं कितना मिलता है, लेकिन बहुत कम पैसे मिलते हैं, लेकिन पहले ज़्यादा मिलता था, या अलग अलग तरीके से मिलता है। तो वो गैस सब्सिडी वो भी तो सरकार के द्वारा लोगों को दिए जाने वाला जो भी फ़ायदे हैं वो सब्सिडी होता है। उसी तरह सरकार जो है किसान को भी सब्सिडी देना देती है, शुरू से ही सब्सिडी देना शुरू करी। मान लीजिए लोन तो एक अलग होगा कि सरकार को किसानों को चुकाना पड़ेगा, लेकिन किसानों की स्थिति अभी बदतर है। तो कि सरकार चाहती थी किसानों की स्थिति और सुधारे, और वो कैसे सुधरेगी, तो किसानों को थोड़ा मजबूत करना होगा, फाइनेंशियली मजबूत होंगे तब तो किसानों की स्थिति सुधरेगी, और जब किसान की स्थिति सुधरेगी तब तो उत्पादन देश में बढ़ेगा। आप देखिए किसी भी समस्या को आप सीधे पहले फेस में देख के अगर जज करें कि ऐसे ठीक होगा तो वो नहीं हो सकता, है ना। आप उसके आधार पे जाइए कि शुरुआत समस्या है कहाँ, समस्या कहाँ शुरू हो रही है ना। तो सरकार ने भी अच्छा इसमें कदम उठाया कि उसने पहले शुरू से देखा कि सब्सिडी देना शुरू किया, कि लोगों किसानों का जो समस्या है उसको ठीक किया जाए। उसी इन्हीं सब्सिडियों में से एमएसपी है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, एफआरपी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बाकी का जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एमएसपी देखेंगे, एफआरपी देखेंगे, इसके अंतर्गत कितने जो 23 फसल्स आते हैं, कॉप्स आते हैं, उसको देखा जाएगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।